हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और सबसे पहले गुड आफ्टरनून। और हमारे आज के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्टर टीटू वर्मा। जैसे कि टीटू वर्मा सर के बारे में आप सभी को पता ही होगा, अभी रिसेंटली लाल सिंह चड्ढा मतलब जो नाम जाना जाता है, और उसके साथ साथ गंगूबाई काठियावाड़ी जो रिसेंट मूवीज है, और इसके साथ साथ रंगबाज, सिर्फ एक फ्राइडे, फिर उसके साथ क्रैश कोर्स, और ऐसे बहुत सारे फिल्म्स जिन्होंने किए हैं एज अ एक्टर भी। काम बहुत मतलब वेब सीरीज हो, शॉर्ट फिल्म्स हो और मूवीज हो, और बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ भी सर ने काम किया हुआ है। जैसे कि लिसनर्स आप सबको पता है कि हर एक अगर आदमी गांव से आता है तो वो मुंबई में एक सपना लेके आता है, एक ख्वाब लेके आता है कि मैं आगे जाके क्या करूंगा, मुझे क्या करना है। और हर सपने सब लोग देखते हैं, लेकिन वो हकीकत में बदलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और मुझे लगता है टीटू सर उसमें से ही एक है। सो सर, वेलकम टू आचार्य 90 FM। थैंक यू सो मच। आप सभी का आभार कि Yes. आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपना प्यार आपने मुझे दिखाया। यस सर, स्पेशली बहुत सारे लोगों ने आपको लोग देखते ही है मूवीज में वगैरह, जो आपका काम रहता है लोग पसंद करते हैं, लेकिन हर एक एक्टर के पीछे एक जर्नी रहती है। तो मुझे बेसिकली आज आपकी जर्नी जो है वो आपसे सुननी है। सो हम आज के इंटरव्यू को शुरुआत करते हैं। और सर आप मुझे पहले ये बताओ कि आपकी और ये इंडस्ट्री की शुरुआत, मतलब ये जो है कि ये होता है ना, रिलेशन कैसे बिल्डअप हुआ? ये बात है तकरीबन 17-18 साल पुरानी, जब मैं 11th क्लास में था। मतलब रिजल्ट आउट हो गया था, मैं पास हो गया था, तो पेपर में मैंने देखा था थिएटर वर्कशॉप का एक ऐड आया था, तो मेरे को लगा यार ज्वाइन करनी चाहिए। तो बस वो 12 जून की घटना है, और मैंने जब ज्वाइन किया और थिएटर से बस उस वक्त मोहब्बत हो गई, और मुझे लगा कि अब शायद मेरे जीवन में यही लिखा है और मैं यही करूँगा। उस वक्त ही मैंने तय कर लिया था 11th क्लास में कि मुझसे नौकरी नहीं होगी, मैं तो मतलब आर्ट के सेक्टर में और अभिनय के क्षेत्र में ही जाऊंगा। ये तय हो गया था, शायद ऊपर वाले ने करा दिया था। yes, yes, हम कहते हैं कि हमने तय किया, नहीं, वो तय करता है, तब आप तय कर पाते हो, फिक्स कर पाते हो कोई भी चीज़ हो। तो वो शुरुआत हुई, और फिर धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ थिएटर किया। 10-12 साल बहुत थिएटर किया, अच्छे अच्छे लोगों के साथ किया, NSD के लोगों के साथ, FTI के लोगों के साथ। मेरे गुरु साबिर खान, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मम्मी डैडी का भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मना करते थे, वो कहते थे जो इच्छा करो, लेकिन कभी ऐसा काम ना करना जो फैमिली पे कुछ गलत हो, आप करो जो मन का काम है। उन्होंने कभी नहीं रोका। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं तू तो यही कर, तेरा तो फ्यूचर ही है। बोलते हैं नाटक नोटंकी में देख लो भाई, आगे करियर भी देखना है आपको। तो फ्रॉम द टॉप मेरा क्लियर था कि मुझे इसी सेक्टर में कुछ करना है। स्ट्रगल बहुत हुआ यार, बहुत हुआ। हर एक जर्नी में स्ट्रगल इट्स मतलब वो रहता ही है कि आप अगर आज सक्सेसफुल है, तो अगर हम पीछे देखते हैं, पीछे के जो कई साल होते हैं वो स्ट्रगल वाले रहते हैं। तो आपने जैसे बोला कि आपने करीबन 10-12 साल थिएटर किया हुआ है। हाँ। और एट दैट टाइम बिफोर 17 और 18 ईयर्स एक इजीली अवेलेबल नहीं होती थी अपॉर्चुनिटीज किसी भी मूवीज में या फिर किसी भी सीरियल्स में। अभी तो फिलहाल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ये हो चुका है, तो उसकी वजह से कई मिल जाते हैं अपॉर्चुनिटीज वगैरह, लेकिन वो टाइम पे काम मिलना ये बहुत डिफिकल्ट था। और आपका जो था कि फर्स्ट मूवी बिफोर 10 और 11 ईयर्स आपकी आई थी, तो वो मूवी का जो सिलसिला है, वो किस्सा है, वो हमें सुनना है कि वो कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई। देखिए, मुझे थिएटर से शुरू से प्यार था। हाँ। और थिएटर ही कर रहा था मैं। मेरा उस वक्त कोई मतलब दिमाग में नहीं था कि मुझे मुंबई जाना है या फिल्म इंडस्ट्री में जाके काम करना। मुझे ये था कि मुझे बतौर एक्टर, एज एन एक्टर ही काम करना, वो थिएटर में ही करना था, क्योंकि मैंने अपना ग्रुप भी बनाया हुआ था गूंज के नाम से। जयपुर की बात है ये, मैं जयपुर से ही हूँ। तो एक्चुअली एक दिन क्या हुआ कि हम लोग कॉफ़ी हाउस में बैठे थे, वहाँ जवाहर कला केंद्र कॉफ़ी हाउस है। तो मेरे एक फ्रेंड, कुछ लोग आए, उन्होंने बोला यार कुछ लोग मुंबई से आए हुए हैं और वो फिल्म की कोई कास्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे क्या मतलब करना है, तो मैं तो मेरा थिएटर कर रहा हूँ, स्ट्रीट प्ले करता था। बोला नहीं यार, उनसे वो 5-7 दिन से मेरे नॉन हैं, वो होटल में ही, और उन्हें एक्टर नहीं मिल रहे हैं यार। मैंने उन्हें एक्टर नहीं मिल रहे जयपुर जैसे शहर में, यहाँ तो थिएटर होता है।
फिर मैं मुझे लेके गया मेरा फ्रेंड, मैं एसोसिएट डायरेक्टर से मिला उसके होटल में जाके। उन्होंने बोला लोकेश जी, मेरा नाम लोकेश है डॉक्यूमेंट्स में, टीटू। तो मैं वो कैसे बना इसकी एक अलग से कहानी है। तो उन्होंने मुझे लिस्ट दी कि यार वी नीड ये एक्टर चाहिए, ये कैरेक्टर ब्रीफ है। तो उनकी आधे घंटे में सबको बुला के मैंने उनकी सारी कास्टिंग लॉक करा दी। विद इन द आवर्स में उनका सारा काम हो गया था और दे आर वेरी हैप्पी दैट टाइम। बहुत खुश थे, बोले यार कमाल करते हो लोकेश, तुमने कैसे किया। मैं थिएटर करता हूँ, मेरा सब जगह अच्छी पकड़ है उस सब। और मैं प्रोजेक्ट करता था गवर्नमेंट के, तो लोग मेरे से जुड़े रहते थे क्योंकि उससे फाइनेंशियल भी हम लोगों का चलता था। तो फिर उन्होंने जब मैं विदा होने लगा, मैंने कहा चलो मैं चलता। बोला नहीं सर, अब आपको भी करेक्टर करना है। अरे वाह, क्या बात। तो ये बहुत प्यारा इंसिडेंट था। मैंने कहा नहीं मैं थिएटर करता हूँ और मैं फिल्म में अभी मेरा कोई मतलब आप एट दैट टाइम आप कास्टिंग डायरेक्टर बन चुके थे? नहीं, मैं कास्टिंग डायरेक्टर क्योंकि एक कास्ट सबको अलॉकेट करना, सबको कास्ट एक मिलवा के देना, इट्स अ वेरी बिग टास्क। उन्होंने बोला भाई ये चाहिए, ऐसा लोग चाहिए, मेरे यहाँ है, ये देख लो, मैंने ये नंबर सबको बुला लो, अपने हिसाब से आप देख लो, आपको पसंद आता है, आपके लुक में, आपके रेफरेंस में, आपके कैरेक्टर में जाते हैं। तो उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया क्योंकि वो 3 दिन से एक ही होटल में थे और उनका बहुत पैसा भी लग रहा था और उनको अपने सीनियर्स को जवाब देना भारी पड़ रहा था कि कास्ट क्यों नहीं लो हो रही थी। क्योंकि उनको जो व्यक्ति मिला सब वो मॉडल्स अवेलेबल करा रहा था, जिनको एक्टिंग का नहीं आता था। वो लोग भी सिर्फ हाइट, पर्सनालिटी और ये दे नीड एग्जैक्टली एक डाउन टू अर्थ वैसा एक्टर चाहिए थे उनको। चलो दिल्ली आपने देखी होगी शायद, उसमें वो फिल्म का एक अलग ही सब्जेक्ट है। तो बस वहीं से मुझे भी एक छोटा सा मौका मिल गया। वहाँ पे मैंने फिर एक बिल्लू नाम से गुंडे का एक कैरेक्टर प्ले किया, वो मस्त कैरेक्टर था। हाँ, तो बस ये मान लीजिए कि शायद मेरी फिल्म लाइन की बतौर स्क्रीन पे आने की शुरुआत वो ये फिल्म हो सकती है। उससे पहले वैसे डॉक्यूमेंट्रीज तो हमने गवर्नमेंट के लिए की थी जयपुर में, लेकिन मैं चलो दिल्ली को पहला अपना मान सकता हूँ कि फिल्म लाइन में आने का एक पहली स्टार्ट था। यस, चलो दिल्ली तो वो तो है। लेकिन अगर हम लोग टीटू वर्मा गूगल पे डालते तो टीटू वर्मा ही मतलब आ जाता है। जैसे कि अभी पता चला कि लोकेश एग्जैक्टली नाम है। सो क्या ये जरूरी है एक्टर बनने के लिए या फिर एक्टर बनने के बाद नाम चेंज करना है या करवाना है? क्या स्टोरी क्या है? मतलब जैसे कि सॉरी बट मुझे भी सच में नहीं पता था कि आपका नाम लोकेश है, क्योंकि गूगल पे जाओ तो टीटू है, सीरियल के या फिर हम लोग मूवी के नाम देखते हैं तो कहाँ पे भी जहाँ पर भी नोट्स रहते हैं, नाम का उल्लेख रहता है, वहां पर टीटू वर्मा टीटू वर्मा टीटू वर्मा, और हम लोग सब लोग आपको टीटू वर्मा नाम से ही जानते हैं। और आपका जो दूसरा नाम है एक्चुअल वो नाम है लोकेश वर्मा। तो वो एग्जैक्टली क्या स्टोरी है वो मुझे अब सुननी है। क्या बताऊं, ये मेरी मतलब मुंबई आने की बहुत एक होती ना, हर किसी की कहानी होती है। फर्स्ट टाइम मुंबई मैं देखने आया था 2008 और 9 के बीच में, 2008 और 9 बिटवीन। तो जब मैं आया तो मैं उसको लगा कि मुझे चलो कुछ एक्टिंग का काम मिल जाएगा। लेकिन सच बताऊं ना, रियली मेरी दिल की बात है कि जब मैं मुंबई आया तो ना तो मेरे को यहाँ के रास्ते समझ में आ रहे थे, ना यहाँ के लोग समझ में आ रहे थे, माया नगरी, हाँ, और ना यहाँ का काम करने का तरीका समझ में आ रहा था। तो मैं आया था एक्टर बनने, लेकिन उन दिनों फिर ब्रांड का पैसा कितना है यार, अब हर महीने खर्च हो रहा था, तो जो सेविंग्स थी वो सब खत्म हो रही थी। तो मैंने एक सुनील अग्निहोत्री जी हैं जिनको मैं दिल से उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा सर, आपके 90 FM आचार्य के थ्रू, कि उन्होंने मुझे पहला नमक मुंबई में दिया। उन्होंने अपने सीरियल में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में, तो मैं एक्टर्स को उनकी डायलॉग को भी पकड़ाता था। तो वो काम मैंने किया 7-8 महीने, उससे मेरा खर्चा चला। लेकिन उस दैट टाइम मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि नहीं, मैं अभी कच्चा हूँ शहर के लिए, मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो मैं वापस विद इन द 10 या 9 मंथ बाद बैक टू जयपुर चला गया था। मैं जयपुर जाने के बाद मैंने मेरा वापस वही ग्रुप गूंज के नाम से जो मैं ग्रुप चलाता था उसको रिवाइव किया, वापस को रीडेवलप किया, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किए, कुछ पैसे कमाना शुरू किया। उसी वक्त की ये घटना 2010 की बात है ये, जब ये चलो दिल्ली वाले लोग आए थे। तब मैं जयपुर चला गया था फर्स्ट टाइम। मुंबई ने मुझे भगा दिया था, यू आर नॉट फिट, भाग जाओ ऐसे। फिर 2011 में जब मुझे चलो दिल्ली मिली तो उसके पीछे भी एक कहानी है। चलो दिल्ली का 2 दिन राजस्थान में शूट हुआ, उसके बाद 2 दिन का शूट 10-15 दिन बाद मुंबई में लाइनअप हुआ। तो मुंबई को मुझे वापस बुलाना था। तो मैं आया यहाँ कमाल अमरोही में 2 दिन मैंने शूट किया।
उसके बाद मैंने वापस सुनील अग्निहोत्री सर जो मेरे गुरु हैं मुंबई के फिल्म लगे, उनको फ़ोन किया, बोला यार हमारा एक नया शो आ रहा है, आजा ज्वाइन कर ले लोकेश। यस। मैंने आता हूँ बॉस, और जाकर मैंने ज्वाइन कर लिया। वापस फिर वही कहानी, मैंने कहा यार फिर वही डायरेक्शन करनी तो एक्टिंग थी, लेकिन फिर 5-6 महीने सर के साथ डायरेक्शन में कुछ किया। फिर आखिर में कुछ फैमिली की कुछ कंडीशंस चेंज हो रही थी, तो मेरे को वापस जाने का मूड हुआ और मैं लगा कि अब तो जाऊंगा फाइनली जयपुर। फिर मैं सर को बोल के भी गया, सर मैं डायरेक्शन के लिए नहीं बना हूँ, शायद मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में अभिनेता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सर हमेशा के लिए जयपुर, और अभी लाइफ में कभी आना हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के लिए मुंबई आऊंगा या फिर नहीं आऊंगा। मतलब आपने तब हार मान ली थी कि नहीं? हार नहीं मानी थी, मुझे लग रहा था कि मैं अभी मुझे बहुत कुछ सीखना मैं, हाँ, इतना करने के बाद भी मुझे लग रहा था, इतना थिएटर 8-10 साल थिएटर कर चुका था, फिर भी लग रहा था कहीं ना कहीं, हाँ देखो मैं एज एन एक्टर तो मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था, लेकिन काम कैसे लिया जाएगा मुंबई में वो तरीके मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। फिर मैं वापस जयपुर चला गया। 2013 में मेरी फैमिली वालों ने पकड़ के मेरी शादी कर दी। नहीं नहीं, वो फैमिली वालों का रहता है ना कि शादी करने के बाद संभल जाएगा, हाँ, सुधर जाएगा, तो काम करेगा। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, शादी के बाद ही विद इन 1-1.5 साल मेरी गुड़िया बिटिया हो गई। ओह क्या बात है। हाँ, और मेरी वाइफ को तब तक ये था कि यहाँ बॉम्बे रहते थे, एक्टिंग करते थे, तो उन्होंने ही बोला कि मुंबई का अगर मूड है तो देखो, अब अगर आपको लग रहा है तो, क्योंकि उस वक्त मेरा गूंज का काम तो चल ही रहता था, लेकिन 2015 के एंड आते आते थोड़ा सा मन उचाटने लगा। तो मैंने अपनी मन की बात अपनी वाइफ से बोली, तो बोली कि अगर आपका मन है तो मैं गुड़िया को तो मैं संभाल लूंगी, आप जाओ मुंबई। और मम्मी पापा का तो सपोर्ट था ही, वो मना करते भी नहीं थे कि पहले भी तो 2 बार गया है, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया। मैंने कहा नहीं, अब उखाड़ के नहीं, अब मैं बीज बो के आऊंगा। क्योंकि अब और एक सपोर्ट ज्यादा बढ़ गया था। तो फिर मैं जून लास्ट में मुंबई 2015 में आखिरी बार आया, और उसके बाद भी एक संघर्ष की कहानी 3 साल तक रही, नाम चेंज होने की भी कहानी रही, लोकेश से टीटू कैसे बना। काम कर रहा था पर वैसा काम नहीं मिल रहा था जो मैं चाह रहा था, तो थक रहा था। मैंने कहा यार क्या करूं, पर मैं हारा नहीं था अंदर से। फिर वापस जयपुर आना जाना था, बेटी मेरी छोटी थी तो संभालने के लिए जयपुर जाता, तो हार्डवर्क चालू था। लकीली मुझे एक फंक्शन में एक पंडित जी मिले मेरे दोस्त के थ्रू, जिनका नाम पार ब्रह्म इंदौरिया जी थे, वो न्यूमरोलॉजिस्ट थे, इसलिए बोल रहा हूँ कि भगवान की आत्मा को शांति दे, वो उस दुनिया में नहीं है। 6 महीने पहले उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने बोला कि टीटू जी, लोकेश आप मेरे ऑफिस में आना, एक बार आपसे बात करता हूँ क्या। तो मैं गया, मैंने अपने दिल की सारी बात बोली कि महाराज देखो ऐसे ऐसे मेरा ट्रैवल रहा, 2009 में गया, फिर 2011 में गया, फिर अभी मैं फाइनली आफ्टर मैरिज में मुंबई हूँ, बच्ची और मेरी वाइफ यहाँ, फैमिली मम्मी डैडी सब जयपुर हैं। तो बोले देखो लोकेश के नाम से तो आपकी जो मैंने देखी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो एनर्जी नहीं है, वो काम नहीं मिलेगा, वो नाम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने खुद नहीं पूछा आपका कोई और नाम है जो घर में कोई बुलाते हो। मैंने कहा मेरी फैमिली मेम्बर, मेरे रिलेटिव्स, मेरे बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स में टीटू के नाम से बुलाते हैं। बोला ठीक है, यही नाम अब आपको रखना है, बस आपको करना क्या है, डबल ई लगाना है इसमें। ये नाम चेंज हुआ। नाम चेंज होने के बाद मैं मुंबई आया, और लकीली मुझे पहली फिल्म मिली टर्टल, संजय मिश्रा सर के साथ, और उस फिल्म को 2018 का नेशनल अवार्ड मिला। बस वहीं से फिर मेरे रास्ते चेंज होने लगे, और मुझे बिलीव भी होने लगा कि कुछ तो एक और शक्ति है, जैसे चाहे वो ज्योतिष शास्त्र बोलिए या केमिस्ट्री बोलिए, आप न्यूमरोलॉजी बोलिए, कुछ तो है। तो थोड़ा थोड़ा मेरे को ट्रस्ट आके, और पॉजिटिविटी भी आ गई बहुत ज्यादा। लोगों को अच्छा भी लगता है कि यार नाम भी ठीक है, आदमी इंटरेस्टिंग लगता है रादर। मुझे भी मतलब अगर कोई हम कॉमन नाम से ऐसे बुलाते हैं तो वो कभी इतना इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट नहीं लगता है। अभी आपके नाम में ही एक वाइब आती है, टीटू वर्मा। तो ये और शायद पूरी दुनिया अब इसी नाम से जानती है। तो मैं और टोटल मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने दिल में सच्चाई से कुछ चीज सोची है, और कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली अगर आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, भले आपकी स्थितियां, परिस्थितियां, फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी सराउंडिंग्स कितनी प्रॉब्लम, लेकिन आप अगर फोकस हो तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है डेफिनेटली। और मुझे लगता है अभी हमारे जो लिसनर्स है उन्हें तो ये स्टोरी पता चल ही गई है कि टीटू वर्मा जी का मतलब सर का जो एक्चुअल नाम है वो लोकेश, और वो लोकेश से टीटू वर्मा कैसे बन गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और आगे की भी जो जर्नी है, बहुत सारे मूवीज किए हैं, जैसे कि टोटल धमाल वाला इट्स माय फेवरेट, सो गंगूबाई काटियावाड़ी जो अभी के है, जो
जो ये सब मूवी के उनके एक्सपीरियंस जो है वो भी मुझे पूछने हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा गाने का ब्रेक लेते हैं, आप कहीं जाइएगा मत। कुछ ही पलों में हम लोग फिर से लौट रहे हैं, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। सो ये ब्रेक के बाद मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मेरे साथ आज एक्टर टीटू वर्मा जी है। और ब्रेक के पहले हमने स्टोरी सुनी कि एक्चुअल में ये टीटू वर्मा नाम कहाँ से आया, टीटू नाम कैसे आया। सर जब आपने पहली मूवी की और जब हम लोग ना सिर्फ मेहनत करते रहते हैं और फिर एक दिन कभी कॉल आता है। सो एट दैट मोमेंट आपके एक्सपीरियंस मतलब वो कैसा था आपके लिए जब आपको पहले मूवी के लिए कॉल आया था? अरे बहुत मतलब वैसे तो सब जो मूवी इंडस्ट्री या एज एन एक्टर जब काम करने का तरीका है तो कास्टिंग के थ्रू आप जाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर आपको अप्रोच करते हैं। तो मुझे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी के यहाँ से कॉल आया तो मैंने उसका ऑडिशन दिया। जितने भी फिल्म की मैंने गंगूबाई के लिए तो मुझे श्रुति महाजन की कंपनी की तरफ से कॉल आया था। तो उसका मैंने ऑडिशन किया, उन्हें पसंद आया। अपने संजय लीला सर की पूरी टीम देखती है वो सारी चीज़ें, तो कॉल आया कि यू गॉट सेलेक्ट एंड फाइनली आप ये कर रहे हैं, तो अच्छा था। तो ये प्रोसेस है, फिल्म लाइन का भी एक प्रोसेस है कि ठीक है आपके कुछ नॉन डायरेक्टर हो जाते हैं कुछ समय के बाद। तो अगर कोई स्क्रिप्ट पे काम चल रहा होता है तो वो आपको याद रखते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर कैरेक्टर हम टीटू से करवा सकते हैं, मिस्टर एक्स वाई किसी से करा सकते हैं। वो आपके लिए एक अलग से एक एडवांटेज हो जाता है। लेकिन जो प्रोसेस है वो तो थ्रू कास्टिंग डायरेक्टर ही मैक्सिमम जो काम आप ले पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास प्रोजेक्ट आते हैं और फिर आप तक वो पहुंचाते हैं कि सर आपके लिए मेरे पास काम है, आप टेस्ट कीजिए, करते हैं कुछ। तो ऐसे ये एक सिस्टम है जो अब जाके मुंबई में बहुत अच्छे तरीके बहुत अच्छे से ये हो गया एक्चुअली। सर आपने बहुत सारे मूवीज में काम किया है जैसे कि और बहुत सारे दिग्गज जो बहुत अच्छे एक्टर है, कलाकार है, उनके साथ भी काम किया हुआ है। एक्चुअली लोगों को ऐसी समझ है कि जो इंडस्ट्री के जो एक्टर्स है वो बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं या फिर उनके साथ काम करना या फिर उनके साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो एज अ एक्टर आपको कभी ऐसे फील हुआ कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या फिर एक्सपीरियंस उनके साथ का कैसे रहता है फिर? बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी के पास अनुभव 10 साल का है तो 5 साल के एक्सपीरियंस्ड आदमी को थोड़ा सा मतलब वो फील हो जाता है कि हाँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आपको एक बड़े लेवल पे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सीन होने वाला है, ये जो शूट होने वाला है मेरा उस एक्टर के साथ है। अगर मैं उसको कूल नहीं करूंगा, उसको मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं करूंगा तो मेरी जो एफिशिएंसी है, जो मेरा करेक्टर वो भी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो तो बंदा सामने वाला तो एनर्जी उसकी डाउन हो जाएगी, वो भी नहीं कर पाएगा और उसका इफेक्ट मेरे पे भी आएगा। तो ऐसे एक्टर भी हैं जो आपको सेट पे जाती कूल कर देते हैं, दोस्तियारी करते हैं, फ्रेंडशिप करके आपके बारे में जानने लगते हैं, हम उनके बारे में, और फिर एक अच्छी सी बाउंडिंग हो जाती है तो आप अच्छा काम कर पाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर पाते हैं। वैसे देखो अपवाद हर जगह है, प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, 100 में से 10 लोग ही होंगे ऐसे जो जिनमें एटीट्यूड होगा या जो अपने जो दूसरे को एक्टर उनको कुछ नहीं समझते होंगे। ऐसी बात नहीं है, वो फाउंडेशन का फर्क होता है शायद। अगर हमारी परवरिश ऐसी है तो शायद हम वैसे ही होते हैं एक्चुअली, मेरा मानना है। यस डेफिनेटली। लेकिन सर आज तक आपने जो कई फिल्में की है उसमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी रही है? मतलब आपने जितना भी काम किया है तो वैसे तो सब फेवरेट ही रहता है, मतलब कुछ डाउट ही नहीं कि हम काम में 100% दे देते हैं। लेकिन जो इतने भी मूवीज थे उसमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी और वो कलाकार के साथ आपको काम करके यू लाइक कि में चल सेटिस्फैक्शन एक जो रहता है वो भी था और बहुत अच्छे से रोल भी था और लोगों को भी वो ज्यादा पसंद आया। सो ऐसी आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है और वो एक्टर के साथ आपने जो काम किया था वो अगर कहूँ तो मेरी टर्टल फिल्म, जो कि एक यूनिवर्सल एक सब्जेक्ट है, वाटर क्राइसिस, उसको लेके और उसको जिसका नेशनल अवार्ड भी मिला। तो संजय सर के साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगा और क्योंकि उस फिल्म में मेरा कैरेक्टर भी लंबा है और काम करने में बड़ा मजा आया। बहुत रिहर्सल्स हमने करी, स्क्रिप्ट हमारे हाथ में कुछ नहीं थी, हमने सब इम्प्रोवाइज किए सीन्स। शूट से पहले वर्कशॉप हुई थी तो डायरेक्टर के साथ, को आर्टिस्ट के साथ हम लोग ऐसे रैंडम ही सीन बनाते, क्रिएट करते थे कि पर्टिकुलर अभी सब्जेक्ट आ रहा है, अभी ये सीन बनाना है।
तो उसमें जितना आपका अंदर से निकल सकता था वो निकलता गया और लिखते गए, निकलता गया, लिखते गए, और वो एक अच्छा करेक्टर डेवलप हो गया। ननकुन नाई करके एक उसमें करेक्टर है जो मैंने प्ले किया, और संजय सर के साथ काम करने का तो मजा ही कुछ अलग है। वो तो ऐसा लगता है फैमिली मेंबर हैं, और मेरे आइडियल भी है वो, क्योंकि वो जितने डाउन टू अर्थ रहते हैं, जितना वो स्मूथ तरीके से काम करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। मेरा एक्सपीरियंस अमित सर के साथ भी रहा। मैंने उनके, अमिताभ जी के सर उनके साथ रिसेंटली मैंने फिल्म की है गुड बाय, और उससे पहले मैंने उनके साथ एक ऐड किया है बीका जी दिलखुश पापड़ का। तो वो भी ना अपने को एक्टर को इतना कूल कर देते हैं, ऐसा फैमिलियर कर देते हैं कि ये तो बच्चा मेरा ही है यार। तो इतना अच्छा लगता है ना, आपकी परफॉर्मेंस निकल जाती है और आप कुछ अच्छा सा कर जाते हैं। तो ये दो एक्सपीरियंस, गुड बाय का अमित जी के सर के साथ काम करने का और संजय सर के साथ काम करने का, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ में। काम तो सर की ऐसे क्रैश कोर्स से एक वेब सीरीज की है, उसमें बड़ा मजा आया। डायरेक्टर बड़े कूल थे हमारे विजय मोरे सर, उन्होंने मतलब खुल के काम करवाया, बड़ा मजा आया करने में। सर ये तो हुई मूवीज के बारे में बात की हमने, और मूवीज के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि आपने मूवीज में भी काम किया हुआ है, आपने वेब सीरीज भी की है, और आपने एक एड शूट्स वगैरह जो भी है वो सब भी, टीवी सीरीज भी किए हैं। सो मेरा कहने का मतलब, मेरा अभी सवाल ये है कि विच वन इज, कौन सा पार्ट मतलब ज्यादा डिफिकल्ट है, विच पार्ट इज डिफिकल्ट? मतलब आपको तो अभी इसे डिफिकल्ट नहीं लगता होगा क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास, लेकिन अगर हम ये तीनों चार चीजों को अगर कंपेयर करते हैं तो आप ऐसे किस तरह से आप डिफरेंशिएट करोगे ये सभी चीजों को, लाइक एड शूट, सीरीज और सीरियल्स और मूवीज? सीरियल को तो मैं ऐसे कहूँगा कि भाई सीरियल में क्या होती है, कुछ मजबूरियाँ होती है प्रोड्यूसर्स की भी, डायरेक्टर की भी, क्योंकि उन्हें बहुत कम समय में स्क्रिप्ट्स को जल्दी जल्दी शूट करना होता है, क्योंकि उन्हें 22 मिनट निकालना होता है 2 दिन में, और एपिसोड्स बैक टू बैक चलने होते हैं, क्योंकि डेली सोप है, तो उसमें थोड़ा फास्ट काम होता है। उसमें क्रिएटिव लेवल पे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। वैसे मेहनत तो वहाँ भी है, एक्टर की एफिशिएंसी वहाँ होती है, पूरी टीम वहाँ होती है। तो टीवी का मतलब है क्लोज मीडिया, बिल्कुल क्लोज मीडिया है टीवी, और फिल्म एक बड़ा सिनेरियो, बड़ा पर्दा है, तो दोनों में अंतर तो होगा। एक तो मैं छोटी सी दुकान खोलूँ और एक मैं बहुत बड़ा शोरूम खोलूँ, दोनों फर्क होता है। तो ये एक्टर वहाँ भी हैं, एक्टर वहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, वहाँ भी सब कुछ होता है, लेकिन वही सिनेरियो का और पर्दे का फर्क आता है। तो उसकी चीज़ें, इक्विपमेंट चेंज हो जाएंगे, स्क्रिप्ट चेंज हो जाएंगी, शूट करने के तरीके, एंगल, कैमरा एंगल चेंज हो जाएंगे, तो बहुत फ़र्क है टीवी में और फिल्म में और वेब में। और जो कमर्शियल टीवी सीरीज होते हैं, ऐड जो होते हैं, ऐड में तो एक ही दिन में सारा खेल हो जाता है, 2 दिन में सब कुछ अच्छा बजट होता है, तो सारी चीज़ें फट होती है, बड़ी कूल तरीके से होती है, क्योंकि आपको 30 या 30 या 40 सेकंड्स देखने को मिलता है वो भी ऐड, तो वो जल्दी खत्म करके वाला काम होता है उसमें। लेकिन क्रिएटिव काम बहुत, क्योंकि अब सोचिए ना 20 सेकंड में उन्हें बहुत कुछ दिखाना इस प्रोडक्ट के बारे में, तो उसमें ज्यादा क्रिएटिव दिमाग लगता है। और फिल्म जस्ट लाइक ए नोवेल, और सीरियल जस्ट लाइक अपना न्यूज़पेपर, सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक हो जाएंगे। फिल्म एक अपना एक नोवेल है कि जब भी खोलेंगे तो एक नया, ये कुछ अलग ही अनुभव होगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे एग्जांपल्स देके आपने ये बात हमें समझाई है। सर थोड़ा अलग क्वेश्चन ये है कि मतलब एज अ एक्टर आप बहुत साल से ये इंडस्ट्री में है, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया वगैरह जो भी है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि काम मिलना सोशल मीडिया की वजह से एक इजी हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सभी लोग जो है अपना वो टैलेंट दिखाते हैं, शोकेस करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म मिला है। लेकिन जैसे कि आपने कहा, हम आपके बारे में बात करेंगे तो आपको 10-12 साल आपने थिएटर में बिताए हैं, सो वो उतना एक्सपीरियंस है, और वो काम करने का जो तरीका है वो बहुत अलग है। और अभी के ज़माने में जो भी स्टूडेंट्स है या फिर जो भी न्यू कमर्स है ये इंडस्ट्री में आ रहे हैं, वो उनके पास इतना पेशेंस हमें नज़र नहीं आता है कि वो 10-12 साल थिएटर्स में, मतलब उनके लिए तो फिर ये फिर नहीं होगा, ऐसा है अभी कि फिलहाल तो अभी ये सिनेरियो है सबके, हम सब देख रहे हैं। तो एज अ एक्टर, एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, आप ये सब नजरिए को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आफ्टर कोरोना जो डिजिटल एक क्रांति, रिवोल्यूशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पे आया, और उसमें सब लोग इन्वॉल्व हो गए हैं।
घर घर तक जो टैलेंट छुपे हुए थे वो OTT प्लेटफॉर्म पे भी आ रहे हैं। इवन सबने अपने अपने पेजेस पे अपने अपनी एक्टिविटी डालते हैं, तो एक अच्छी क्रांति, अच्छी शुरुआत है। लेकिन अगर देखो, बहुत सारे लोग इंस्टा पे रील्स वगैरह बनाते हैं, वो अच्छे एक्टर हो सकते हैं अगर प्रैक्टिस करेंगे तो, और उनके फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं। तो हर तरह की पब्लिक है, हर तरह के देखने वाले लोग हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको एक बेहतरीन एक्टर बनना है, फिल्म अभिनेता बनना है, तो आपको मतलब बहुत सोच समझ के प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी एक्टिंग पे। क्योंकि किसी भी गाने पे लिपसिंग करना इजी है, और वही चीज़ को कैमरे पे एज ए परफॉर्म करना बहुत टफ हो जाता है। तो उसमें हो जाता है, अगर आप मेहनत करेंगे, फोकस रहेंगे, तो ये है। और डिजिटल क्रांति सबसे आई है, बहुत सारे लोग जो ऐसे हिडन टैलेंट थे वो सब निकल के आए, और ये अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं वो सोचते हैं कि मैं रातों रात कुछ बन जाऊँ, 2 साल 3 साल में बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि अगर हम कोई बीज डालते हैं, अगर मैं कोई आम का पेड़ उगा रहा हूँ, तो आज मैंने बीज डाला, तो एटलीस्ट 5 या 6 साल में वो फल देगा। एक्चुअली सेम प्रोसेस हर सेक्टर में है। भले ही आप यूट्यूबर हैं, भले आप इंस्टा पे मतलब अच्छी पर्सनालिटी है, लोग आपको फॉलो करते हैं या आपकी वीडियोस देखते हैं, तो उसमें भी आपको टाइम दिया होगा आपने, तकरीबन साल, 2 साल, 3 साल, है ना। तो उस वास्ट लेवल पे जाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी दूर अगर आपको पत्थर फेंकना, उतना ही पीछे जाके या उतने हाथ पीछे ले, उतनी ताकत से फेंकना पड़ेगा। तो लंबा जाने के लिए बहुत पीछे भी आना पड़ता है कभी। यस यस यस, डेफिनेटली। और सर इसके साथ मेरा ये सवाल अभी ये है कि जैसे कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रगल रहा है, और तब जाके आप ये मुकाम तक पहुंचे हो। तो अभी अगर किसी को काम नहीं मिलता है, तो जो भी न्यू कमर्स है वो ऐसे थोड़ा बहुत चीजें फेस कर ली तो डिप्रेशन में जाते हैं, मुझे काम नहीं मिल रहा है, मैं शायद ये इंडस्ट्री में नहीं रह सकता, ऐसे बहुत सारे निगेटिव थॉट्स उनके मन में आने शुरू होते हैं। और बल्कि आपने इतनी सारी चीजें फेस करके आप आज ये मुकाम तक पहुंचे हो, खड़े हो खुद के बलबूते पे, और जो करना चाहते थे वो सपना जो है वो आप जी रहे हो। सो एग्जैक्टली जो भी स्टूडेंट्स है वो जल्दी हार मान लेते हैं, आप उन्हें क्या कहोगे? नहीं, मैं तो एक बात आप सभी को बोलूंगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं और जो भी युवा हैं, युवा शब्द को अगर हम उल्टा करें तो युवा का मतलब होता है वायु। Yes. और वायु में बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है। उसी ताकत, उसी एनर्जी को आप अपने फोकस रखें, अपने जो भी आपने लक्ष्य बनाया, जो भी टारगेट लाइफ में बनाया, कुछ भी बनना है आपको, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, जो आपको बनना है उस पर फोकस रहें। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है। एक बहुत बड़े पैसे वाले की जिंदगी में प्रॉब्लम है, और बहुत गरीब इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम है। एक क्रिएटिव आदमी की जिंदगी में प्रॉब्लम है, और एक सब्जी बेचने वाले की जिंदगी में भी प्रॉब्लम है। इंसान वो हर एक के लाइफ में जो सारी प्रॉब्लम्स को, सारे हर्डल्स को फेस करता हो, आगे बढ़े, अपने फोकस पे टारगेट रहे। और जल्दी में कुछ नहीं बनता, जल्दी में चाय बनाएंगे तो टेस्ट ही नहीं आएगा। आराम से चाय बनेगी ना, उसमें चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे, तो उसका टेस्ट अलग बनेगा। सेम जिंदगी में आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसको सोचिए, समझिए, और उसको प्रॉपर टाइमली कीजिए। कुछ काम यूथ क्या होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि यार चल 5 दिन तो प्रैक्टिस कर ली, मेरे को ये बनना है क्रिकेटर, अरे यार संडे छुट्टी कर लेता हूँ। तो फिर प्रैक्टिस तो जरूरी, हर चीज की कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली अगर आप किसी चीज को सोच रहे हैं और कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आता है, आप एक उसी चीज में आप सफल व्यक्ति होते हैं, आप सक्सेस पर्सनालिटी होते हैं उसमें। yes. मेरा जैसा इतना बड़ा उदाहरण है, मेरी ना बहुत ज्यादा हाइट है, आई एम जस्ट 5 फीट 3 इंचेस। मेरी शक्ल भी बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, और बचपन में स्कूल में मैं बहुत मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग कभी बोलते हैं चोडू, ये तो टिंगू है, पटला है, बहुत 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 सारे लोगों ने बोली चीजें। तो उसका ये मतलब थोड़ी मैं हर चीजों को नेगेटिव ले लूं, मतलब मेरे में कुछ अलग है जो तुम में नहीं, इसलिए तो तुम मुझे बोल रहे हो। एग्जैक्टली मतलब कोई भी नेगेटिव चीज को हम पॉजिटिव वैसे कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आती है, क्योंकि ईश्वर ने सभी का एक फ्रेम बनाया है। एक्चुअली आपको खुश होना चाहिए कि मेरा पर्टिकुलर फ्रेम है जिसका कोई दूसरा फ्रेम ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये मैं तो यूथ क्या बात है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने ये समझा है, और मुझे लगता है अगर ऐसे प्यार से अगर कोई समझाए तो जरूर सामने वाला समझ भी जाएगा। तो लिसनर्स, आज के हमारे इंटरव्यू में टीटू वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम बहुत सारी
जानकारी उनसे ले रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो उनके एक्सपीरियंस है वो सुन रहे हैं। सर, आपने हर एक मूवी में अलग अलग कैरेक्टर प्ले किया हाँ, है। हाँ, हाँ, सो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है? मतलब एज अ रिपोर्टर भी आपने मूवी में काम किया हाँ। है, फिर अलग अलग ऐसे आपके जो कैरेक्टर्स रहते हैं, लेकिन आपका उसमें से फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है? और कभी कभार ऐसे होता है ना कि कभी एक फनी कैरेक्टर भी आ जाता है, कभी सीरियस कैरेक्टर भी आ जाता है, तो टीटू वर्मा जी को कौन सा कैरेक्टर करना बहुत ज्यादा पसंद है? मैंने अभी जो मैं बता रहा था वेब सीरीज कही थी हाँ। क्रैश कोर्स, उसमें मैं वार्डन बनाऊं, वो उसको आ। करने में इतना मजा आया था कि स्टूडेंटों की जो खिंचाई करते हैं ना वो मुझे Yes. बहुत वो प्योरली मेरे को बहुत मतलब डीपली पूरे दिल से किया मैंने वो काम, जो मैं कह सकता हूँ। वैसे तो टर्टल में जो ननकुनाई वो भी मेरे Yes. दिल से जुड़ा हुआ काम है, लेकिन कहते हैं ना कुछ कैरेक्टर्स है जिसमें करने में आपको मजा भी आ रहा होता है और आपको पता भी चल रहा होता है कि आप बहुत सही कर रहे हो। सेम रंगबाज सीजन 3 में मैं जो बना, तो उसमें एक ऐसा गुंडा जो कि कहीं ना कहीं मस्खरा है, जो थोड़ा सा फनी भी है, लेकिन है गुंडा, गोली चला देगा तो बिलीव नहीं करेगा कौन है क्या। वो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है। हाँ। मेरी मूछें दी ओरिजिनल, मैंने उनको बढ़ाई लोग अलग, थोड़ा अलग ही फील आ रहा है। पर yes. उसमें कई सीन ऐसे उसमें लगता है कि यार ये गुंडा है कि यार ये मजाक भी मजाक इससे कर कर लेता, रहा पर है, इसका कोई हाँ, भरोसा नहीं कब गोली भरोसा मार नहीं देगा का, हाँ। तो ये 2-3 कैरेक्टर्स हैं जिनको करने में अलग अलग है, अलग अलग हाँ, फील वाले। yes. तो और मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ऐसे और बेहतरीन कैरेक्टर मेरे पब्लिक, मेरी जनता, मेरे को प्यार करने वाले लोगों के लिए करता रहूँ मैं। डेफिनेटली। सर, उसके साथ साथ आपने अभी तक का जो एक्सपीरियंस आपको बताया, हमें बताया, और उसके साथ आपकी जर्नी भी जो कैसी थी वो भी हमें बताई। लेकिन अब आगे जाके, जैसे कि आपने बोला कि अलग अलग कैरेक्टर्स तो आपको प्ले करने मिले और वो डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि अब सभी को पता है कि ऐसे कैरेक्टर जैसे होता है ना कि हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तभी एक लोग फील करते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर के लिए ये बंदा है, ये परफेक्ट है, तो वैसे डेफिनेटली होता ही है। तो वैसे आपको अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करने मिलेंगे, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है। सर, लेकिन जैसे कि आपने इन बीच में एक आपने बोला कि आप शुरुआत में मतलब स्कूल में थे तब बच्चे ऐसे बोलते थे, कभी कभी हमें सुनाई देता है हाँ। कि इसकी हाइट कम है, हाँ, इसका बहुत। कलर थोड़ा अलग है, फिर ऐसे हर एक के लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं। तो ये जब आपने फेस किया तो ये सब चीजों से आपने ओवरकम मतलब कैसे किया? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि वो कमी हमें नजर आती है और फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसी स्कूल टाइम में जब देखो स्कूल टाइम की एज ऐसी होती है, टीनेजर, उसको बहुत नॉलेज नहीं होती है, वो बौद्धिक लेवल पे उसका इतना समझ नहीं होती है सराउंडिंग। अगर कोई आदमी आपकी मजाक उड़ा रहा है आपके हाइट के लेके, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कभी कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ घंटों के लिए आप कभी कभी ऐसे डिप्रेस भी होने लगते हो। हाँ, लेकिन बुरा लगता है। शायद मेरी कोई आत्मिक ऐसी शक्ति थी शुरू से, या मैं शुरू से आध्यात्मिक भी रहा हूँ, ईश्वर के नजदीक रहा हूँ, तो वहीं से एक प्रेरणा अंदर से मिलती थी कि नहीं यार ये जो सब है ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसी को मैं, मेरी कमजोरी को मेरा ताकत बनाऊंगा। ये शुरू से सोचा था मैंने कि जो भी है जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर कुछ सकता। नहीं, हाँ, एग्जैक्टली। खूब दवाई खाई पर हाइट नहीं बढ़ी, क्या करूँ। और मुझे लगता है ये इंडस्ट्री में अगर आपका काम अच्छा है तो हाइट, वेट, एज और लुक डजंट मैटर एट ऑल, डजंट इट्स ऑल डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता। आपका जो टैलेंट है, आपके अंदर छुपी जो बहुत प्रतिभा ज्यादा है, मायने रखता है। लोग वास्तव में आपकी प्रतिभा से ही प्यार करते हैं। आपके शरीर, शक्ल, सूरत से तो बहुत नहीं, सेकेंडरी हाँ। बात है। फर्स्ट तो आपका टैलेंट ही आता है। Talent। अगर आप बहुत बड़े अच्छे मैकेनिक हैं तो लोग आप ही के यहाँ पे स्कूटर सही कराने आएंगे, वो देखेंगे नहीं कि फिर आप कैसे लग रहे हो। आप कैसे क्या कपड़े में क्या हो, कहेंगे नहीं हाँ। ये परफेक्ट आदमी यार, ये जो भी काम करेगा परफेक्ट वो अच्छा करेगा, तो बस yes। वहीं आपकी जीत होती है। और इसी जीत को आपको याद रखना है, अपने जीवन में उतारना है कि आपके अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ हिडन टैलेंट है जो अभी तक बाहर नहीं आया। तो मैं मेरे श्रोताओं को ये कहूंगा, अपने टैलेंट को ढूंढे और उसके पीछे पड़ जाएं, बिल्कुल यस, छोड़ना नहीं है। सर, हम लोग इंटरव्यू के एंड ऑफ द पार्ट में आए हैं और मेरा सवाल ये है कि आप करीब 11-12 साल से, मोर देन दिस, आप ये इंडस्ट्री में है, तो आपकी जब ये जर्नी शुरू हुई थी तब की हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री और हमारी आज की बॉलीवुड इंडस्ट्री, क्या कुछ फर्क नजर आता है? और अगर नजर आता है फर्क तो क्या है वो? बदलाव तो बहुत बड़ा आ गया है, चेंजेस आ गए हैं, नई टेक्निक्स आ गई, नए लोग आ गए हैं, हम जैसे नए एक्टर आ गए। भैया कि काम करने के तरीके बहुत अलग हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया। मुझे लगता है अब हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। पहले हम कह सकते थे कि यार हमारे पास ऐसे
चीज़ें नहीं होती थी कि लोगों तक अप्रोच कैसे करें। अब तो इंटरनेट पे आप किसी को भी ढूंढो, अपनी प्रोफाइल भेजो, अपने बारे में बताओ, चाहे इंस्टा के थ्रू, चाहे फेसबुक के Easy थ्रू, हो चाहे जाता ट्विटर है। के थ्रू, कहीं भी जाके आप कनेक्ट कर सकते हो कि सर मैं ये हूँ, जस्ट मेरे लिए कोशिश कीजिए, आप मुझे ट्राई कीजिए। तो अब तो इतना ओपन हो गया, पहले की तरह नहीं है कि अब तो पहले मैनुअल टेलीफोन होते थे, तो बेचारे प्रोड्यूसर्स एक्टर को ढूंढ रहे होते थे और एक्टर उनको ढूंढ रहे होते थे, तो मिलना बड़ा मुश्किल होता था। अब तो इतना ओपन इंडस्ट्री है ना, कोई भी एनीबडी कैन ट्राई फॉर, वो बॉलीवुड में आ सकता है, काम कर सकता है। इवन अब हिंदी इंडस्ट्री के लोग साउथ में भी काम कर रहे हैं, लोग इजी वे में उनको अप्रोच कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब परिवारवाद और ये सबसे बाहर निकल के आप काम कर सकते हैं। यस यस यस, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके। और बहुत सी हर एक हम काम तो नहीं हमेशा करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन फेस करते हैं। लेकिन आपने जो आज इतने अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स देके समझाया है कि लाइफ को किस तरह से फेस करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा लगा। और सर जाते जाते सिर्फ आरजे कोमल का टीटू वर्मा जी से मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि अब आगे कौन सा रोल करना टीटू वर्मा जी को बहुत अच्छा लगेगा, और फिर आगे के ड्रीम्स आपके क्या है, आगे क्या जर्नी है आपकी? बस आगे जो मेरी मतलब मन की बात है, मैं कोई ऐसा एक साइको कोई करेक्टर करना चाहता हूँ, बिल्कुल जो डिफरेंट हो, और वो एक अलग है, सोच के रखा हो मैंने। अगर कभी मौका मिलेगा तो वो प्ले करूँगा। मेरे दिमाग में स्केच है उस कैरेक्टर का, ऐसी कभी स्क्रिप्ट आए तो उस पर काम करूँगा। बाकी कोशिश जारी है, हारना सीखा नहीं है। अब बाकी जो ऊपर वाला देता रहेगा वो करते रहेंगे, दिल से करेंगे। काम करने के लिए आए शहर में, वो काम ही करेंगे और अच्छा काम करेंगे। और मैं तो दुआ करता हूँ सब लोग अच्छा काम करें, आगे बढ़ें, और सबको हक है अपने टैलेंट को आगे ले जाने का। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आज टीटू जी को यहाँ पर मिलके, और बहुत अच्छे से बात भी की, और बहुत अच्छी एग्जांपल्स देके सर ने ये जो लाइफ का फंडा है वो भी समझाया। और जो टीटू जी की जर्नी थी वो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है, और ये जर्नी आज उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर शेयर की। अलग अलग एक्सपीरियंस उन्होंने हमें बताया, अलग अलग किस्से जो है हमारे साथ शेयर किए। सो थैंक यू सो मच सर, आज आप बहुत दूर से और अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमारे साथ इतनी अच्छे से बातें की। कोमल जी, आपका बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आचार्य 90 FM को। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, अपने ऑफिस बुलाया, इंटरव्यू किया, और मेरे प्यारे श्रोता जो मुझे सुन रहे हैं, जीवन में कभी हार ना मानिए, यही एक मूल मंत्र है। सो जाते जाते भी टीटू जी ने हमें बहुत ही अच्छी लाइन बताई है कि कभी हारना नहीं है, सिर्फ जो है 100% अपना काम में देना है। Yes. और आई होप आज का इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगा ही होगा, नो डाउट। सो आपके जो भी रिव्यूज है, कमेंट से आप हमें ज़रूर करिएगा, या इसलिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9167993399। और ये आज का सिलसिला आरजे कोमल यही पर खत्म करती है, और आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। थैंक यू।